पाठशाला का पहला चैप्टर आज आपका सिर शर्म से झुका देगा कि इस देश में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। देश की राजधानी में संसद का सत्र चल रहा है और उसी राजधानी में 3 बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में डूब के मर गए। लेकिन जिस संसद में सीना ठोककर नेताओं को गुनहगारों पर एक्शन की बात करनी चाहिए थी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जवाबदेही तय करते हुए सवाल पूछने चाहिए थे, वहां राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता सदन में केजरीवाल के सामने सरेंडर मोड में खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए कि मोदी विरोध की राजनीति में इनकी सेटिंग गेटिंग चलती रहे। आपका बच्चा मर गया तो मर गया, इनकी मोदी विरोध की राजनीति नहीं मरनी चाहिए, इनके दिमाग में बस इतना चलता है। इस देश की राजधानी के अंदर 3 बच्चे एक बेसमेंट में डूबकर मर गए, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी सरकार, इतने मंत्री, इतने अधिकारियों की फौज, कोई कुछ नहीं कर सका और सब मिलकर 2 दिन से ब्लेम गेम खेल रहे हैं और खुद को बचाने में जुटे हैं। बच्चे नहीं बचा पाए, खुद को बचाने पे सारा फोकस है। और आप विडंबना देखिए कि अब एक्शन भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, नियमों का उल्लंघन भी दिखने लग गया सबको। लेकिन किसी को यह सब पहले नहीं दिख रहा था। किसी को घरों से दूर आकर बच्चे किस मुश्किल हालात में एग्जाम की तैयारी करते हैं यह नहीं दिख रहा था, या यूं कहिए कि दिख तो रहा ही होगा, लेकिन तब परवाह नहीं थी। अब सवाल उठने लगे तो परवाह करने वाले सबसे बड़े नेता बन के ये लोग आगे आ गए। पहले परवाह कर लिए होते तो वो 3 बच्चे आज जिंदा होते। ऐसी दुखद और शर्मनाक घटना हो गई, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि दिल्ली की जिस सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही बनती है, वो खुद को बेबस बताकर सब कुछ दूसरों पर डाल देना चाहती है। इतना ही नहीं, कोई अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं ले रहा बॉस, जो जेल से ही सरकार चलाने की जिद पकड़ के बैठे हुए हैं तिहाड़ में। और यहां उनके मंत्री कोई घटना हो जाती है तो कहने लगते हैं कि हमारा तो कोई बस ही नहीं चलता बॉस, एलजी से पूछो। जबकि दिल्ली में सरकार इनकी, एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की, मंत्री इनके, विधायक इनका। केजरीवाल जी का शीश महल बनवाने में जिनको ढेले भर की दिक्कत नहीं आई, 4-4 लाख के कमोड लगवाने में तो दिक्कत नहीं आई, 8 लाख के पर्दे लगवाने में तो दिक्कत नहीं आई, तब तो एलजी कुछ ना कर पाए, उनके अधिकारी कुछ ना कर पाए। लेकिन दिल्ली के लोगों का काम करना हो तो 1000 दिक्कतों की लिस्ट निकाल देते हैं। कोई काम अच्छा हो जाए तो वो इन्होंने कराया, जो नहीं होगा वो एलजी के माथे पे डाल दो, हो गया। जिनके बच्चे मर गए उनसे आंखें मिला के बोल पाएंगे आप ये? और बात सिर्फ 3 बच्चों की मौत की नहीं है। आज सवाल नहीं पूछेगा तो फिर कोई और 3 होंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉस। इसलिए आज पाठशाला में एक-एक चीज फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखूंगा, असली गुनहगार की बात करूंगा, अपनी पॉलिटिक्स के लिए चुप्पी साध लेने वालों की क्लास भी लगाऊंगा और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जो आपको बताएंगी कि यह समस्या किस कदर सिस्टम में घुस चुकी है। में 3 बच्चे थे, एक सिरा यादव भी नाम लिखा हुआ था, तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूंगी। शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए? मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेकर। इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। बच्चों की मौत पर हो रही घिनौनी पॉलिटिक्स देखने से पहले उन बच्चों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर देखिए एक बार, जिनका कोई दोष भी नहीं था लेकिन जान चली गई। सोचिए इनके परिवारों के कितने अरमान रहे होंगे। आईएएस बनने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे होंगे। परिवारों ने बड़ी उम्मीद से इन्हें दिल्ली में कोचिंग में भेजा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दिल्ली में अब जान की कोई कीमत ही नहीं है। जिन 3 बच्चों ने इस हादसे में जान गंवाई, उनमें 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 25 साल थी और एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल।
एक लड़की तान्या सोनी का परिवार बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। तान्या सोनी के पिता तेलंगाना में एक माइनिंग कंपनी में काम करते हैं। परिवार में तान्या का एक भाई और एक बहन है। तान्या ने अभी 1.5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। 10 दिन पहले ही तान्या ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तान्या के माता पिता को जब उसकी मौत की खबर मिली तब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो अपनी दूसरी बेटी को तेलंगाना से नागपुर एडमिशन के लिए लेके जा रहे थे। सोचिए क्या बीती होगी उनकी। दूसरी छात्रा थी श्रेया यादव, जो यूपी के अंबेडकर नगर से आईएएस की कोचिंग करने दिल्ली आई हुई। श्रेया के पिता अंबेडकर नगर में एक डेयरी चलाते हैं। 3 भाई बहनों में श्रेया यादव सबसे बड़ी थी। श्रेया के पिता का आरोप है कि बेसमेंट में पानी भर जाने की बात श्रेया ने पहले भी बताई थी, लेकिन कोचिंग वालों ने कुछ नहीं किया। जब हादसा हो गया तो श्रेया के पिता को सूचना भी नहीं दी गई। उन्हें मीडिया से पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है। तीसरा छात्र था नेविन डाल्विन, जो 28 साल का था। वो केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला था। नेविन डाल्विन के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। उनकी मां एक यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। नेविन करीब 28 साल से दिल्ली में 8 साल से दिल्ली में रह रहा था। वो जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था और साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हादसे के वक्त नेविन कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी से किताब लेने भर गया था। इन बच्चों के माता पिता तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है भाई। कैसे होंगे? परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनका दर्द एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह की राजनीति इस हादसे को लेकर हो रही है। आपका दिमाग घूम जाएगा इन नेताओं को देखकर। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो कोचिंग के संचालक हैं, सबसे पहले उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम जैसा बाप को भी पीड़ित ना हो। देखिए, हर माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं वो उनके जिगर के टुकड़े होते हैं और ऐसी स्थिति में उनसे कुछ पूछ पाना, बोल पाना भी संभव नहीं है। अभी वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है आज। सर बताइए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे तो बच्चे को देखेंगे। जी सर, बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? यह हादसा इतना दर्दनाक था कि छात्रों को बचाने तक का मौका नहीं मिला। हादसे का एक नया वीडियो भी आया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि कुछ ही मिनट के अंदर कैसे बेसमेंट डूबने लगा था। हादसे का जो नया वीडियो आया है उसमें दिखता है कि तेजी से बेसमेंट में पानी भरता चला गया। स्टूडेंट्स अपना सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। बेसमेंट का फर्नीचर, किताबें सब पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। चलो हाँ इधर चलो। वीडियो में दिखता है कि पानी तेजी से आता जा रहा है और कुछ छात्र कह भी रहे हैं कि जल्दी चलो, ये पूरा भर जाएगा। इसी बेसमेंट का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में पूरा बेसमेंट पानी में डूबा नजर आ रहा है। वीडियो में दिखता है कि कैसे एक व्यक्ति को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। जरा ये तस्वीर भी देखिए। यार कब से फुल हो गया भाई। जो लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से काम नहीं हो पाया, उनकी वजह से काम नहीं हो पाया, इसलिए हादसा हो गया, वही लोग आज हादसे के बाद क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इस देश की बड़ी बड़ी पार्टियों और उनके बड़े बड़े नेताओं की पॉलिटिक्स देखिए एक बार। जैसे इंडी गठबंधन को संदेश खाली के मुद्दे पर सांप सूंघ जाता है, जैसे इंडी गठबंधन को तमिलनाडु के किसानों की आत्महत्या नहीं दिखती, कर्नाटक के किसानों की आत्महत्या नहीं दिखती, वैसे ही इंडी गठबंधन को दिल्ली की घटना के बाद केजरीवाल का नाम लेने तक में जीभ में छाले पड़ रहे हैं। किसी एक नेता के मुंह से केजरीवाल का नाम लेकर सवाल नहीं निकल रहा, और केजरीवाल तो छोड़िए, दिल्ली सरकार का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं। राहुल गांधी आज करीब 50 मिनट लोकसभा में बोले। इसमें दुनिया भर की बातें राहुल गांधी ने कर दी, लेकिन दिल्ली के हादसे पर बात करना उनको याद ही नहीं रहा। जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जो हर मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने में देर नहीं लगाते। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाता है कि वो तो युवाओं की बात करते हैं,
लेकिन दिल्ली में जहां वो रहते हैं, राजधानी में, उसकी बात राहुल गांधी ने लोकसभा में की तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि मामला जो है वो इंडिया अलायंस के एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा करेंगे तो नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका पीछे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लोकसभा में वो नहीं बोले, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया। लेकिन इस पोस्ट में भी राहुल गांधी ने पूरा ध्यान रखा कि कहीं भी गलती से केजरीवाल का नाम ना लिख दूं मैं। राहुल गांधी की पूरी पोस्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे खाना पूर्ति के लिए, कि मतलब छात्रों कल को कहीं कोई मिल गया, पूछेगा कि सर आपने तो लिखा नहीं, तो एक ट्वीट मार दो और उसमें सिस्टम को दोषी बता दो। केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया इन्होंने। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का यह कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। पूरे ट्वीट में दिल्ली में जिस अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसका जिक्र नहीं कर पाए, एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी सत्ता में है उसका जिक्र नहीं कर पाए। सरकार, अधिकारी, सिस्टम, यही लिख के छोड़ दिया। अच्छा, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कोई भी यही सवाल उठा देगा कि क्या ये बातें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए राहुल गांधी ने की, क्योंकि वो सरकारों के दायित्व की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को सीधे सीधे दिल्ली सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, एमसीडी पर काबिज आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं थी, आप एलजीबी लिख के सवाल पूछ लेते, लेकिन लिखते तो बॉस। एक ट्वीट आप नहीं कर पाए, इतना केजरीवाल के सामने सरेंडर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथी हैं। यही हाल था संदेश खाली के मामले में। और यही आप यूपी में कोई घटना हो जाए, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना हो, उसके बाद देखिए ट्वीट में कैसे आग लगती है, कैसे मोदी का नाम लिखकर ट्वीट किया जाता है। आपके बच्चे मर जाएं तो उसके पहले सर्टिफिकेट साइन होता है कि भैया जरा चेक कर लें ये नरेंद्र मोदी को घेरने के काम आएंगे कि नहीं। आपके बच्चों की मौत इस देश की पॉलिटिक्स का हिस्सा है क्या? और क्या इसका मतलब यह मान लें कि राहुल गांधी इस मामले में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं? क्योंकि भाई अगर आप उनसे सवाल सीधे नहीं पूछ रहे तो एक तरह का क्लीन चिट ही दे रहे हैं। राहुल गांधी किस तरीके से कोचिंग हादसे पर दुख भी जता रहे हैं और केजरीवाल का नाम भी नहीं लिया, वो तो आपने देख लिया। लेकिन इतने बड़े हादसे पर केजरीवाल का नाम तक नहीं लेने वाले राहुल गांधी जब पीएम मोदी से बिना बात सवाल पूछते हैं और आरोप लगाते हैं तो इनकी भाषा कैसी होती है वो भी देखिए। 21 जून को राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि नीट देने वाले हजारों छात्र अपने परिवार के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इसी तरह से एक और सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर किया था और लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने में सिस्टम, अधिकारी, ये सब नहीं आता। दुनिया में मंगल ग्रह पे भी कुछ हो जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम लेके पूछते हैं। केजरीवाल का नाम लेने में जबान लड़खड़ाती है लोग। इसी तरह अखिलेश यादव भी दिल्ली हादसे पर तो बोल रहे हैं लेकिन केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वो दिल्ली हादसे पर बोलते बोलते योगी आदित्यनाथ को घेरने लगे। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान पर सरकार बुलडोजर चलाएगी? सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव ने स्टूडेंट्स की मौत पर किसे लेटर लिखा है। बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? दिल्ली में कुछ हो जाए तो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, बाकी दुनिया में कहीं कुछ हो जाए तो योगी और मोदी जिम्मेदार होते हैं। ये इनका फर्क है सवाल पूछने का। पूछने बुलडोजर चलेगा कि नहीं, अरे तो बुलडोजर चलाएगी एमसीडी ना बॉस, एमसीडी से ना पूछिए। लेकिन वहां भी केजरीवाल से सवाल नहीं कर पाए ये लोग। यूपी में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर बुलाने के लिए कह रहे हैं, बुलडोजर चलाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलवाएगी सरकार। गजब पॉलिटिक्स है। अखिलेश यादव ने इस घटना पर लोकसभा स्पीकर को एक लेटर भी लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि घटना से स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर से अपील की है कि वो सरकार को निर्देश दें कि मृतक छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
घटना की जिम्मेदारी तय कर सरकार बिना किसी देरी के कठोर कार्रवाई करे। इस लेटर में भी अखिलेश यादव ने सिर्फ सरकार का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी की सरकार या दिल्ली सरकार या केजरीवाल सरकार लिख नहीं पाए। वो अखिलेश यादव यह भी चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर मोदी सरकार को यह ऑर्डर दें कि वो मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दें। अखिलेश यादव यह क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली में तो उनके ही इंडी गठबंधन की सरकार है। वो क्यों नहीं सीधे संजय सिंह को फोन लगाकर बोलते हैं कि संजय सिंह दीजिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको। इंडी गठबंधन दिल्ली हादसे पर जिस तरह रिएक्ट कर रहा है ना बॉस, ऐसा लग रहा है कि सबको सांप सूंघ गया। हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को जोर शोर से घेरने वाला इंडी गठबंधन केजरीवाल के खिलाफ चू नहीं कर पा रहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर ने भी लोकसभा में बोला, लेकिन केजरीवाल का नाम इनकी भी जुबान पर नहीं आया। संसद के बाहर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। सीपीआई नेता डी राजा ने भी अरविंद केजरीवाल तक का जिक्र नहीं किया। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि हम जो बार बार आपसे कहते हैं ना कि इस देश में आपके अपनों का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी मौत, उनका कुछ भी इस देश के कुछ नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पहले टिक लगता है कि बीजेपी शासित राज्य में हुआ, कि इंडी अलायंस के राज्य में हुआ, मोदी घेरे जाएंगे या कोई अपना साथी घेरा जाएगा, उसके बाद तय होता है कि क्या रिएक्ट करना है। इंडी गठबंधन अगर केजरीवाल का नाम ले भी तो किस मुंह से ले, क्योंकि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य के खिलवाड़ के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बॉस, ये किस मुंह से केजरीवाल से सवाल पूछेंगे? जो लोग बच्चों की मौत पर आईएएस एस्पिरेंट्स के साथ खड़े होने के लिए वहां जा नहीं पा रहे, वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों हैं, उनकी सेहत क्या है, उसकी चिंता है। और बच्चे मर गए, उनसे मिलने जा नहीं पा रहे ये लोग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में इंडी गठबंधन की जो पार्टियां शामिल होंगी उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, जेएमएम है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी शरद पवार वाली है, सीपीआई सीपीएम आरजेडी है। केजरीवाल की चिंता है जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज रखा है, लेकिन वहां बच्चे कहते रह गए कि यहां गड़बड़ है बॉस, इसको ठीक कराइए, उसकी चिंता नहीं हुई। उसमें गेंद फेंक रहे हैं कि इसने किया उसने किया। जब गठबंधन के साथियों ने एक तरह से मुंह ही मोड़ रखा है कि तुमको जो कहना है करो, तुमको जो बोलना है बोलो, आम आदमी पार्टी पे हम कुछ नहीं बोलने वाले, तो आम आदमी पार्टी वही अपना ब्लेम गेम खेलने शुरू कर दी। केजरीवाल के लोगों ने हम तो लाचार हैं जी, एलजी कुछ काम करने नहीं देते जी वाली पॉलिटिक्स पर आ गए। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज तो यही कर रहे हैं। वो एक पुराना वीडियो वायरल कर रहा है, जो वीडियो 28 जून की एक मीटिंग का बताया गया। इस वीडियो को दिखाकर यह बताया जा रहा है कि गलती केजरीवाल सरकार की नहीं, सारी गलती तो अधिकारियों की है। मंत्री तो कब से अधिकारियों को बोल रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता। एक बार यह वीडियो देखिए, फिर इनसे कुछ सवाल बनते हैं, वो सवाल पूछूंगा। अनबरासु जी, जो इमरान जी बोल रहे थे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल बोर्ड के अंदर बेसिकली मैनुअल लेबर नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती थी। अब होता क्या है कि जनरली दिल्ली की कॉलोनीज़ के अंदर अब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं हैं, लोगों ने दबा दी, बंद हो गई। एमसीडी की ड्रेन्स लाइक शायद 20% इलाकों में होगी। बाकी जगह पानी का रास्ता सीवर ही है, वो सीवर के थ्रू पानी अपना रास्ता बनाता है और उसकी वजह से सीवर बैक फ्लो करेगा लोगों का। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो पानी आपका बारिश का तभी निकलेगा जब सीवर खोलेंगे। उसके लिए आपको मैनुअल लेबर चाहिए, सीवेज की खास तौर पे, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर नहीं है। मशीन वगैरह करने के लिए भी है, वो लेबर चाहिए होगी। लेबर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है। वी डोंट हैव एनी लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर सीवेज। जाएंगे ना तो पता चल जाएगा, वो तो टाइम जब मिलेगा तो जाएंगे, मगर अभी तो यहीं पे बात कर लेते हैं। आप तो मेरे एरिया में एक्शन भी रहे हो, तो आप बताओ ना नबी करीम का क्या हाल है, आज की डेट में क्या हाल है, बताओ आप। नहीं कंसिडर कर रहे हैं का क्या मतलब भाई? आप बताओ, पूरी दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें लेबर बढ़ाओगे, कब बढ़ाओगे? कंसिडर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अनबरासु जी तो आईएएस हैं, ये अब इनके पास बहुत काम है, पीडब्ल्यूडी भी गली गली नहीं जा सकते। नहीं ऐसा नहीं है, जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी जाते हैं गली गली। नहीं अब जा नहीं रहे हैं ना, क्या कहूँ। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अब यह वीडियो 28 जून का बताया जा रहा है। 1 महीना गुजर गया और 1 महीने में अधिकारी नहीं जा रहा था
तो इन लोगों ने क्या किया बॉस? काम नहीं हो रहा था तो इन लोगों ने क्या किया बॉस? आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एलजी के घर के बाहर, वो पहले क्यों नहीं किया बॉस? इस तरह के वीडियो और लेटर जारी कर सौरभ भारद्वाज कल से ये मॉल बना रहे कि वो तो कब से अधिकारियों को बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये लोग कह रहे हैं कि वो आज से नहीं बल्कि 5-6 महीने से अधिकारियों को बुला रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आते। एक बार सुनिए सौरभ भारद्वाज को, फिर आपको बताऊंगा कि मंत्री जी जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ दूसरों पर थोप रहे हैं, वो खुद कैसे एलजी की बुलाई मीटिंग्स में नहीं जाते थे। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। नॉट इवन वन आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी में मीटिंग बुलाई और एक आईएएस अधिकारी नहीं आया। नहीं बॉस, उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि जिस दिल्ली में पिछले 10 साल से केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी नहीं जमने देंगे, अब एमसीडी भी अपने हाथ में आ गई। वहां आपने मीटिंग बुलाई फरवरी के महीने में और एक आईएएस अधिकारी नहीं आया और आप सो गए। आपने चिंता नहीं की कि अब ये आईएएस अधिकारी नहीं आए तो मैं दिल्ली वालों को जो वादा किए बैठा हूं कि मैं पानी नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होने दूंगा, उसको कैसे ठीक करूंगा। आपने कुछ नहीं किया। आज आप कागज दिखा रहे हैं। जाके दे दीजिए उन माता पिता को जिनके बच्चे मर गए कि मैंने तो बुलाई थी मीटिंग, नहीं आए। क्या करें, मर गए तो मर गए, ऐसा बोलेंगे क्या? आम आदमी पार्टी चाहे एलजी पर आरोप लगाए या फिर किसी और पर आरोप लगाए, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जलभराव और बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग की समस्या के बारे में दिल्ली सरकार और एमसीडी से कई बार शिकायत की गई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में ही पढ़ने वाले एक छात्र ने तो 26 जून को ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रही कोचिंग की शिकायत की थी। सुनिए इस छात्र को, फिर बताऊंगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर के लोकल निवासी भी कई बार कैसे शिकायत कर चुके हैं। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग्स बेसमेंट में संचालित होते हैं, और स्पेशली मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले स्थानीय लोग भी जल भराव की समस्या को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं। यह तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर 26 जुलाई के एक शख्स ने ओल्ड राजेंद्र नगर में भरे पानी की तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि मॉनसून में ओल्ड राजेंद्र नगर में इस तरह से पानी भरना आम बात है, इससे बड़ी परेशानी होती है। एक और वीडियो देखिए, यह वीडियो 15 जुलाई का है। जिस कोचिंग संस्थान में हादसा हुआ उसी कोचिंग संस्थान से के पास से यह वीडियो बनाया गया है। आप देखिए कितना पानी भरा हुआ और एक लड़का उसी पानी से होकर गुजर रहा है। स्थानीय लोगों का तो साफ कहना है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में आम आदमी पार्टी, ओल्ड राजेंद्र नगर में विधायक आम आदमी पार्टी का, काउंसलर आम आदमी पार्टी का, तो जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, एमसीडी में है। यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी है दुर्गेश पाठक, उनका काम है। आम आदमी पार्टी की काउंसलर आरती चावला, उनका काम है। हादसे से पहले जब लोग शिकायत कर रहे थे तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जब हादसा हो गया तो केजरीवाल के मंत्री कह रहे हैं कि हम क्या करें, अधिकारी सुनते नहीं। अगर कोई पावर नहीं है, अगर कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर आज कैसे बुलडोजर एक्शन होने लगा बॉस? आज कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो बुलडोजर गया, यह बुलडोजर तो पहले भी जा सकता था। एमसीडी में तो आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। जब हादसा हो गया, जब जाने चली गई, तब बुलडोजर की चाबी मिल गई। अभी पहले नहीं मिल रही थी, तब अधिकारी नहीं सुन रहे थे। आज अधिकारी सुनने लग गए। अब सीलिंग भी होने लग गई, एनओसी भी कैंसिल होने लग गया। आप देखिए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कोचिंग संस्थानों की बिल्डिंग के ठीक बाहर नालों पर रैंप बने हुए हैं। एमसीडी की टीम ने बुलडोजर की मदद से इन रैंप्स को तोड़ना शुरू कर दिया। एमसीडी का कहना है कि नालों पर बने रैंप की वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाती। ओल्ड राजेंद्र नगर से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और अपने मन में यह सवाल पूछिए कि क्या यह जो आज हो रहा है, ये वो लोग पहले नहीं करा सकते थे जो कह रहे हैं कि हमको तो कुछ काम ही नहीं करने मिलता। रिपोर्ट देखिए।
एमसीडी अब एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि एमसीडी के बुलडोजर हैं वो उन पटरियों को तोड़ रहे हैं जो पटरी इंस्टीट्यूट के बाहर बनी हुई हैं। दरअसल ये पटरियां जो हैं वो नाले के ऊपर बनी हुई हैं और एमसीडी का कहना है कि इन नालों की सफाई इन पटरियों की वजह से नहीं हो पाती, इस वजह से इन पटरियों को अब यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। 3 बुलडोजर एमसीडी के यहाँ पे लाए गए हैं, एमसीडी की बड़ी टीम यहाँ पर आई है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं, बैरिकेड्स यहाँ पे किए हुए हैं और यहाँ पर अब पूरा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 15 रैंप ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उनको यहाँ पर तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि एमसीडी का एक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है क्योंकि लगातार इस घटना के बाद एमसीडी पे सवाल खड़े हो रहे थे कि एमसीडी की बुलडोजर एक्शन के साथ सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू। आज एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया। दिल्ली के नेहरू नगर में स्थित वर्धमान मॉल के बेसमेंट को सील कर दिया गया। बेसमेंट में दृष्टि क्लासेस को सील किया गया। इस सेंटर का कनेक्शन सोशल मीडिया पर मशहूर विकास दिव्य कीर्ति से है। विकास दिव्य कीर्ति के अक्सर वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े सेंटर में ही नियमों का उल्लंघन हो रहा था। दिल्ली में आज एमसीडी ने करीब 13 कोचिंग सेंटर को सील किया है। बुलडोजर चल रहा है, कोचिंग सेंटर सील हो रहे हैं। आज तो फायर डिपार्टमेंट भी एक्शन में आ गया। जिस बिल्डिंग में राव आईएएस कोचिंग सेंटर चल रहा था उस बिल्डिंग की फायर एनओसी कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी अब सब हो रहा है, पहले एलजी नहीं होने दे रहे। ये सब एक्शन आज हो रहे हैं। अगर हादसे से पहले होते, वक्त रहते हो जाते तो इन बच्चों की जान नहीं जाती। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इसलिए इस हादसे पर सीधे सवाल तो पहले अरविंद केजरीवाल से ही बनते हैं और वो सवाल ये है कि अगर एमसीडी अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई कर सकती है तो पहले क्यों नहीं किया? एमसीडी के अधिकारी अगर अब मेयर की बात मान रहे हैं तो पहले नहीं मान रहे थे, ये क्यों माना जाए? अगर दिल्ली के अधिकारी सिर्फ एलजी का आदेश सुनते हैं तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई एमसीडी नहीं एलजी कर रहे हैं, यह माना जाएगा? अगर नालों की सफाई नहीं हुई थी तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को यह बात पता भी थी, तो क्या दिल्ली के एलजी से मिलकर इसकी शिकायत की गई थी? दिल्ली के अधिकारी नालों की सफाई नहीं कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने विरोध के पुराने तरीके यानी धरना प्रदर्शन का सहारा क्यों नहीं लिया? दिल्ली के अधिकारी शीश महल में 4 लाख का कमोड और 8 लाख के पर्दे लगाते वक्त मुख्यमंत्री की सुन लेते हैं, लेकिन नालों की सफाई के वक्त वो नहीं सुनते। दिल्ली के नालों की सफाई नहीं हुई थी तो कुछ दिन पहले शैली ओबराय क्यों कह रही थी कि इस बार दिल्ली वाले बारिश एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि 85 से 92% काम हो चुका है? आम आदमी पार्टी और उसके नेता चाहे जितना मर्जी ब्लेम गेम खेल लें, लेकिन जवाबदेही से भाग नहीं सकते। एमसीडी के मेयर शैली ओबराय ने मानसून से पहले बड़े बड़े दावे किए थे। शैली ओबराय ने 18 जून को कहा था कि इस बार दिल्ली वाले मानसून को एंजॉय करेंगे और मानसून के दौरान कोई भी मुश्किल हालात नहीं आने वाली। उसके बाद 28 जून को पहली बारिश के बाद शैली ओबराय ने कहा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो। सुनिए शैली ओबराय, आम आदमी पार्टी की जो मेयर है एमसीडी में शैली ओबराय, उन्होंने 18 जून को क्या बयान दिया था। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे। एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और तो एमसीडी के मेयर आम आदमी पार्टी की नेता कह रही थी कि सारे अधिकारी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आज जब जवाबदेही आए तो सौरभ भारद्वाज और दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई कोई अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं। तो कैसे शैली ओबराय कह रही थी कि सारे अधिकारी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? दिल्ली के लोग मॉनसून एंजॉय करने वाले हैं, ये वादा कैसे कर रही थी? एक तरफ केजरीवाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं मीटिंग बुलाता हूं तो कोई अधिकारी नहीं आता, लेकिन खुद दिल्ली सरकार के मंत्री एलजी की बुलाई मीटिंग में जाते हैं। आज दिल्ली के एलजी ऑफिस का एक लेटर सामने आया जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली से जुड़ी समस्याओं पर बात करने के लिए 4 मंत्रियों को लेटर लिखा गया था। लेटर में दिल्ली में पानी की सप्लाई, एयर क्वालिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सर्विस के मुद्दे पर मीटिंग की बात कही गई थी। मीटिंग के लिए जिन 4 मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली की वित्त मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का नाम था। यह 1 अप्रैल का लेटर है। सूत्रों के मुताबिक एलजी की बुलाई मीटिंग में कोई मंत्री नहीं गया। अब आप सोचिए, खुद अधिकारियों को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मीटिंग में नहीं आते, लेकिन जब एलजी मीटिंग बुलाते हैं तो खुद मीटिंग क्यों स्किप कर रहे हैं? सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजी दफ्तर ने यह भी कहा है कि कई मौके पर उनकी दफ्तर की तरफ से सीएम को इस मुद्दे पर लिखा गया, लेकिन कोई रिस्पांस तक नहीं मिला। एलजी दफ्तर की तरफ से कहा गया कि यह क्रिमिनल लापरवाही है, इसके लिए गृह मंत्रालय को भी लिखा गया है।
एलजी की मीटिंग में न जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज से सवाल भी हुआ, तो कहने लगे कि एलजी किस अधिकार से मीटिंग बुला रहे हैं। सुनिए जरा इनका जवाब सुनिए। एलजी का क्या लेने देना है इसमें? एलजी को मुख्यमंत्री बनने का शौक चढ़ गया था उस समय। हमारे मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए तो एलजी साहब को लगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और मैं मंत्रियों की मीटिंग बुलाने लगूं। किस कैपेसिटी के अंदर मुख्यमंत्री के अलावा कोई और कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है? क्या एलजी कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं? वो दिखाएं मुझे कौन से रूल के अंदर बुला सकते हैं। तो जब इनका मन करे तो ये सारी जवाबदेही एलजी पे डालेंगे, और जब इनका मन करे तो ये पूछेंगे एलजी हमको कैसे बुला सकता है बॉस, किस अधिकार से बुला रहा है? अरे आपको दिल्ली वालों की इतनी चिंता थी, मान लीजिए एलजी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते, आप नहीं जा पा रहे थे, एलजी ने बुलाया था, वहां जाके बोलते कि बॉस कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। वहां तो ईगो हर्ट हो गया कि एलजी कैसे बुला लेगा बॉस हमको, हम तो केजरीवाल जी के कहने पे जाएंगे, और केजरीवाल जी जेल में हैं तो हम किसी के सामने नहीं जाएंगे। और आज कह रहे हैं कि एलजी ने नहीं किया। दिल्ली के जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है, वहां आम आदमी पार्टी के ही दुर्गेश पाठक विधायक। इतने बड़े हादसे पर विधायक से भी सवाल होने चाहिए कि जब इलाके में लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ। दुर्गेश पाठक से सवाल किया गया तो वो ये कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि हमें तो एमसीडी में आए 7 से 8 महीने ही हुए हैं। उधर बीजेपी इस हादसे पर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को कैसे दोषी बता रहे हैं, ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे इस हादसे पर आम आदमी पार्टी एक और नया बहाना बना रही है, और कुछ सवाल एलजी साहब से भी बनते हैं, वो भी पूछूंगा। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन एक्शन? भारतीय जनता पार्टी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो उनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो जेल में है इस्तीफा क्यों नहीं देते, और जो उनके बाकी मंत्री हैं वो काम क्यों नहीं करते? जिस मंत्री को यही नहीं मालूम कि उससे काम क्या करना है, दिल्ली की सेवा कैसे करनी है, सिर्फ फाइलों को दबाना है, पूरी की पूरी सरकार सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित रहती है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है। आम आदमी पार्टी के पास हर मुसीबत के लिए एक बहाना रेडी रहता है। इस हादसे पर भी उनके पास बहानों की लिस्ट तैयार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर आज से नहीं बल्कि 20-30 साल से चल रहे हैं, पहले कभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि उनकी मेयर तो अब कोचिंग सेंटर को सील करवा रही है। 20-30 साल से नहीं हुआ, आप ही बदलने आए थे ना बॉस, तो आप बदल देते। तय तो कर लीजिए कि 20-30 साल से नहीं हुआ इसलिए आपने नहीं किया, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे थे इसलिए नहीं हुआ, आप सोए हुए थे इसलिए नहीं हुआ, या एलजी की वजह से नहीं हुआ। तय तो कर लीजिए, मन तो बना लीजिए कि किस पे ठीकरा फोड़ना है अपने आप को छोड़कर। सुनिए संजय सिंह को एक बार, उसके बाद आपको इस हादसे पर स्टूडेंट्स कितने गुस्से में ये दिखाता हूं, और एलजी से क्या सवाल है वो बताता हूं। कोचिंग सेंटर में, बेसमेंट में कोचिंग की क्लासेस और लाइब्रेरी, ये आज से चल रहे हैं क्या? ये आज से चल रहे हैं? 25-25, 30-30 साल पुराने कोचिंग सेंटर हैं। 25-25, 30-30 साल से बेसमेंट में उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनकी लाइब्रेरी चल रही है। 15 साल तक तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी मेयर तो कल से बहुत सारे जो अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे थे बेसमेंट के अंदर, उसको सील कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? संजय सिंह कह रहे हैं कि 15-20 साल से ये बेसमेंट में सेंटर चल रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने बीजेपी से सवाल किया, लेकिन अगर आपकी मेयर हादसे के 24 से 48 घंटे के अंदर इन पर कार्रवाई करके इन्हें सील कर सकती हैं, तो आज से 1 साल पहले से जब से आपकी मेयर बनी हुई हैं, किस बात का, किस मुहूर्त का इंतजार कर रही थी कि 15 साल से 20 साल से बीजेपी के राज में चल गई हैं तो हम भी 15 साल बाद इसको सील करेंगे? जब यह काम अब हादसे के बाद 48 घंटे में हो सकता है, तो आपके 1-1.25 साल के कार्यकाल में एमसीडी के अंदर क्यों नहीं हुआ? बच्चे मर गए बहुत सारा, आपका बहाना ही खत्म नहीं हो रहा। और इन बहानों से, इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम से छात्रों का कोई मतलब नहीं है। बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से हुई मौत के बाद ही ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी छात्रों का प्रोटेस्ट जारी था। छात्रों का कहना है कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं।
3 मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट्स द्वारा दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर नाराजगी जाहिर है। तस्वीरें मेरे पीछे कि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी नाराजगी का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनसे एलजी की मुलाकात हो उसके बाद भी संतुष्टि जो है वो साफ तौर पर इन छात्रों में नजर नहीं आ रही है। हमें कल से अल्टीमेटम दिया था 12 बजे तक, अभी तक हमारी हमसे ना कोई बात करने आया है, ना हमारी डिमांड्स पूरी की गई, हमें सुना भी नहीं गया है अभी तक। देखिए मैडम, मांगे पहले ये है कि यहाँ पे पुलिस बताए असल में कितनी हत्या हुई, पर पुलिस 2 दिन से हमें कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाई कि आखिर कितनी हत्या हुई है। 3 बोल के 10-12 राउंड एम्बुलेंस के यहाँ से गए हमारे सामने, वो हमारी पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जिनकी हत्या है उनको कंपनसेशन के नाम पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए। तो भी हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर सही लोग जो हैं उन पर कार्रवाई हो और जो एफआईआर की कॉपी हो हम लोगों को मिले। इसका प्योरली जिम्मेदार है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस। रीजन बीइंग करप्शन। एलजी चाहते हैं वो हमारे साथ है तो हमारे बीच आए, हमारे साथ बैठे और हमसे बात करे, ना कि इंडिविजुअल बात करने से कुछ नहीं होने वाला। छात्र गुस्से में और उनका गुस्सा वाजिब है। कुछ तो कह रहे हैं कि भाई 10 राउंड एम्बुलेंस गई है तो 3 ही कैसे मरे, लेकिन इन छात्रों से कोई बात करने जाए तब तो। अच्छा, सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली के एलजी से भी है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर तो उनके पास है। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं कराया, अगर आम आदमी पार्टी के नेता मीटिंग में नहीं आए तो फिर एलजी ने क्या किया? एलजी ही सारा काम अधिकारियों से करवा लेते। सिर्फ यह कह देना कि मैंने तो मीटिंग बुलाई थी, मंत्री नहीं आए, यह कह देने से काम चल जाएगा? अगर अधिकारी नहीं आए, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मंत्री नहीं आए, आप उतर जाते ना जमीन पर। अगर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना अधिकार ले रखा है एलजी ने, तो आज जो एलजी गए मिलने के लिए वो उतर के देखते तो कि दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जो बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है विपक्ष के तौर पर, कांग्रेस को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो खत्म मामला है, उनकी सेटिंग गेटिंग है आम आदमी पार्टी से, उनसे क्या बोलना। लेकिन जो बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है उसने क्यों नहीं किया? वहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी जम रहा है, ये दिल्ली के लोग, दिल्ली में बीजेपी को नहीं दिख रहा था? ये बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, ये बीजेपी को नहीं दिख रहा था? एलजी को नहीं दिख रहा था? एलजी ने एक चिट्ठी लिख दी, कोई आया नहीं मीटिंग में, हो गया उनका काम खत्म। केजरीवाल एंड टीम के पास तो बहानों की पूरी लिस्ट है। मर गया आपका बच्चा, राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, केजरीवाल अधिकारियों से सवाल, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, हो गया खत्म। 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे, ये बच्चे पढ़ाई करने लग जाएंगे, आप अपने घर में जो बच्चा मर गया चला गया उसकी फोटो लगाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला। फिर कोई एक हादसा होगा तो देखा जाएगा उस वक्त कौन क्या बोलता है। फ्री के चक्कर में फ्री में मौत मिली। लेकिन ये सवाल सबसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि कम से कम जो बाकी बच्चे हैं जो वहां आज भी पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी सेफ हो सके, चाहे वो सवाल केजरीवाल एंड टीम से हो या एलजी से या बीजेपी से। पाठशाला में अगली क्लास, अखिलेश हमला करते रहे, सपा के विधायक योगी के पैर छूने लाइन में क्यों लग गए? योगी दिल्ली आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी का खेल करके चले गए। उपचुनाव के पहले योगी के तेवर बदले, अखिलेश ने पीडीए को धोखा दे दिया क्या? अब इसका चर्चा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए। कुछ कहने लगे कि योगी की कुर्सी जाने वाली है, कुछ कहने लगे कि योगी का पावर कम होने वाला है। लेकिन सीएम योगी भी राजनीति के गजब खिलाड़ी। महीने 2 महीने से चल रहा सारा एजेंडा सीएम योगी ने पिछले 2-3 दिन में ध्वस्त कर दिया। आज यूपी की विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और सीएम योगी की बॉडी लैंग्वेज देखकर पूरी तरह से हर तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि उस बॉडी लैंग्वेज में एक रिलैक्स भाव दिख रहा था। आप तस्वीर देखिए, वो विपक्ष की राजनीति का करारा जवाब दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में 2 दिन चले मंथन के बाद यह क्लियर सिग्नल मिल गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम है, यह मैसेज क्लियर चला गया। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि ना सरकार बड़ी है, ना संगठन बड़ा है, पार्टी सबसे बड़ी है और यूपी में बॉस योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से रिटर्न गिफ्ट लेकर वापस लखनऊ गए, जिसकी झलक आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आ रही थी। आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन तय समय पर सदन पहुंचने वाले सीएम योगी आज 5 मिनट पहले ही सदन में पहुंच गए। सीधे अपनी सीट पर बैठने की बजाय योगी आदित्यनाथ
विधायकों की तरफ पहुंच गए। और चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, मंत्री हो या फिर विपक्ष के विधायक, इस दौरान योगी आदित्यनाथ लगातार मुस्कुराते हुए नजर आए। ऐसा लगा जैसे ये किसी जीत की मुस्कुराहट हो। अच्छा, इतना ही नहीं, इस दौरान विधायकों के बीच सीएम योगी जब पहुंचे तो योगी के पैर छूने की होड़ लग गई। और इधर क्या उधर क्या, विपक्ष क्या और सत्ता पक्ष क्या, सारे लोग योगी के पैर छू रहे हैं। तो जो लोग ये बता रहे थे कि यहां दिल्ली का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को नहीं मिल रहा, वही लोग योगी का आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लग गए। इसमें कुछ सपा के भी लोग थे, कहा जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, योगी चल रहे हैं, मस्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वहां सारे विधायक झुक झुक के पैर छू रहे हैं। तो जो लोग दावा कर रहे थे कि योगी के पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है, वही लोग आज योगी के पैरों में थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। यह है योगी आदित्यनाथ का जलवा जो आज दिखा विधानसभा में। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के विधायक भी सीएम योगी के पैर छूते नजर आए। और हैरानी की बात तो यह रही कि योगी आदित्यनाथ के पैर छूने वाले विधायकों में कई समाजवादी पार्टी के विधायक भी शामिल रहे। ये देखिए बॉस, कैसे लोग पैर छू छू के आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, विधानसभा के अंदर राजा भैया भी सीएम योगी के पैर छूते नजर आए। देखिए तस्वीर, ये राजा भैया की तस्वीर है। राजा भैया पूरा झुक के, कुंडा सीट से विधायक हैं, पूरा झुक के योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिए। और इनका राजा भैया का कुंडा और आसपास के इलाकों में काफी दबदबा रहता है। इतना ही नहीं, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के बयानों पर हमेशा गंभीर दिखने वाले योगी आदित्यनाथ आज चर्चा के दौरान भी कई बार हंसते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज में आए बदलाव को भी देखिए। फिर आपको बताऊंगा दिल्ली से लौटते ही किस तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ। चाहते हैं इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर में जरूर आए। ये तो पूरे हाउस के महबूब है, ये तो बहुत पुराने हैं ये। अरे सर, सफेद नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हो? बहुत तजुर्बा है। कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। यानी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और जिनका एजेंडा चल रहा था वो एजेंडा खत्म हो गया। सीएम योगी के सामने चैलेंजेस वैसे बहुत हैं, लेकिन वो हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। वो झुकने वालों में से नहीं है और ये बात उनके विरोधी भी जानते हैं, फिर चाहे विरोधी कितने ही हमले करते हैं। सबसे पहले योगी के विरोध में यह माहौल बनाया गया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर योगी को चैलेंज कर दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। अखिलेश यादव तो यह कहने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा है और यह दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। यानी इंडी गठबंधन लगातार यही भ्रम फैलाने में जुटा रहा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, जो कि यूपी में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है और यूपी की कुल आबादी में ओबीसी 40% से ज्यादा है। अखिलेश यादव की राजनीति भी इस वक्त पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर है। इसलिए दिल्ली से लौटते ही योगी आदित्यनाथ ने खुद ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मोर्चा संभाल लिया। आज लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और उन्होंने ओबीसी समाज की तुलना बजरंग बली से कर दी। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में इंडी गठबंधन की तुलना रावण से भी कर दी और सीएम योगी ने कहा कि अगर बजरंग बली की तरह ओबीसी समाज ने अपनी ताकत को पहचान लिया तो उसे हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका का दहन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ को, फिर आपको बताऊंगा उपचुनाव में जीत के लिए योगी ने बीजेपी नेताओं को क्या मंत्र दिया। आप में, इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राण प्रण से जुटना है। अब दिल्ली में मंथन के बाद यूपी बीजेपी में आए बदलाव की एक और तस्वीर देखी। यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज लखनऊ में विधानमंडल दल की बैठक।
बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगल बगल में बैठे हुए नजर आए। इसके साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर नजर आए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए यूपी में होने वाले उपचुनाव, सोशल मीडिया और विधानसभा सत्र के लिए जरूरी निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। विपक्ष ने पूरा भ्रम इसी प्लेटफॉर्म पर फैलाया। आगे योगी ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों से विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए कहा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मॉनसून सत्र के दौरान सभी विधायकों से समय पर आने और पूरे समय मौजूद रहने के लिए कहा। बैठक में सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि विधानसभा में जनता से जुड़े विषयों पर बात होगी और विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। आगे सीएम योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों से 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जुट जाने के लिए भी कहा। बाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में भी सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंडी गठबंधन की भ्रम फैलाने वाली राजनीति से अलर्ट रहने की नसीहत दी। सुनिए एक बार। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके, झूठी जातियां और झूठे शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि भ्रम की राजनीति को लेकर जब इंडी गठबंधन की कोई पैंतरेबाजी काम नहीं आई तो भी वो फेक नैरेटिव फैलाने की अपनी आदत से बाज नहीं आया। दिल्ली में जब बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फोटो सेशन की बारी आई तो कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच दूरी दिखाने के लिए एक फेक वीडियो जारी किया गया। इस तस्वीर को देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी फोटो सेशन के लिए आते हुए दिख रहे हैं। वहां खड़े दूसरे मुख्यमंत्री उन्हें हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ते हुए नजर नहीं आए, ये कहा गया। इसी आधे अधूरे वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा, तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। लेकिन कुछ ही देर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश हो गया। बीजेपी ने इस इवेंट का से जुड़ा एक और वीडियो जारी किया जिसमें योगी आदित्यनाथ आप देखिए हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री और वहां खड़े मुख्यमंत्री एक दूसरे को हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी जब वहां प्रधानमंत्री पहुंचे उसके पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जब पीएम एकदम बगल में थे तब तक उन्होंने हाथ नीचे कर लिया था। बस उतना काट के छांट के और सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दिया गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की हवा निकालने में जुटे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का इकदाम उनके पीडीए फॉर्मूले के लिए खुद ही मुसीबत बन गया है। अखिलेश के इस दांव के बाद उन पर पीडीए को धोखा देने का आरोप लग रहा है। असल में अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में शामिल रहे माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश ने इस फैसले के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेला है, लेकिन उनके इस फैसले से समाजवादी पार्टी के वो नेता मायूस हो गए जो खुद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। और सवाल उठने लगे कि जो अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने का दावा करते नहीं थक रहे थे, अचानक उनके एजेंडे में अगड़े कैसे आ गए भाई? उन्होंने किसी पिछड़े को क्यों नहीं बनाया नेता प्रतिपक्ष? तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो कई सवाल उठेंगे, देखते हैं उपचुनाव में क्या होता है। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, गीता का वो उपदेश जिसने शूटर मनु भाकर को क्या ओलंपिक में मेडल जिता दिया। मनु के साथ जब धोखा हो गया था और मां का वो काम जिसने मेडल तक पहुंचाया। ओलंपिक में भारतीय टीम की वो कहानी जो गर्व से भर देगी। बाईस साल की एक लड़की ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर की हर जगह चर्चा हो रही है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुछ लोग तो मनु भाकर नहीं कह रहे हैं, मनु धाकड़ है जिसने धाकड़ प्रदर्शन किया है। यह भारत के लिए गर्व का बहुत बड़ा पल है क्योंकि पूरे 12 साल के इंतजार के बाद ओलंपिक्स की शूटिंग में भारत ने कोई मेडल जीता। मनु भाकर की यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वो ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई। इससे पहले शूटिंग में सभी मेडल्स पुरुष खिलाड़ियों को मिले थे।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि मनु भाकर को लेकर यह माना जा रहा था कि वो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जरूर जीतेंगे, क्योंकि ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में ही वो टॉप 3 प्लेयर में चल रही थी। हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर ने इस जीत के लिए बहुत मेहनत की। पिछले 3 साल से लगातार 12-12 घंटे शूटिंग की प्रैक्टिस की। शरीर को फिट रखने के लिए शूटिंग रेंज के बाहर जिम में घंटों वर्कआउट किया। लेकिन इस जीत के लिए उनकी मेहनत के अलावा सनातन की शक्ति और भगवत गीता के रोल की भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फाइनल मैच के आखिरी राउंड में भगवत गीता के एक श्लोक ने मनु भाकर की जीत को पक्का कर दिया था, क्योंकि पिछले ओलंपिक में मनु भाकर के साथ ऐसी घटना हुई थी जिससे वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन इस बार भगवत गीता से मिली सीख ने उनकी जीत का रास्ता पक्का कर दिया। मेडल जीतने के बाद दिए एक इंटरव्यू में मनु से पूछा गया कि फाइनल शॉट के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। इस सवाल के जवाब में मनु भाकर ने कहा कि मैंने गीता बहुत पढ़ी, इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो करो जो आप कर सकते हो, और मैंने वही किया। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। हम भाग्य से नहीं लड़ सकते और परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यानी जो लोग सनातन को गाली देते नहीं थकते, आप देखिए सनातन की ताकत कि एक संदेश गीता का जिसने मेडल तक पहुंचने में मदद करी। मनु भाकर ने यह भी कहा कि वो रोजाना गीता के श्लोक पढ़ती हैं। गीता से ही उनको आगे बढ़ने और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। मनु भाकर की जीत में भगवत गीता का कितना बड़ा रोल है, इसके बारे में मनु का क्या कहना है वो भी सुनिए। इसके बाद आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने यह क्यों कहा कि पिछले ओलंपिक में मनु भाकर के साथ धोखा हो गया। मेरे एक मेडिटेशन गुरु हैं जो मैं सोने से पहले उनके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही मैं सो जाती हूँ। सो इट हैज़ हेल्प मी, मेरा स्लीप क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। और कहते हैं कि जब आपकी नींद अच्छी हो तो आपका फोकस अपने आप अच्छा हो जाता है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और दूसरी चीज़, वो मुझे हमेशा रोज़ 2 गीता के श्लोक बताते हैं और उनका मतलब अच्छे से बताते हैं। तो आई थिंक गीता, मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है। यानी मनु भाकर की अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन भगवत गीता के जरिए जो उन्हें एक, क्योंकि इसमें बड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, दिमाग को शांत रखने की जरूरत होती है शूटिंग में, उसमें बड़ी मदद मिली। मनु भाकर की इस जीत में भगवत गीता और सनातन के योगदान को सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान। दरअसल वो अपने गेम की प्रैक्टिस के साथ साथ सनातन की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत मानती है। वो एक तरफ जिम में घंटों वर्कआउट करती हैं और दूसरी तरफ अपने घर में हवन पूजन भी करती दिखती हैं। उनके हाथ में गन भी रहती है और गीता भी रहती है। मनु भाकर की जीत के बाद आजकल उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में हवन पूजन करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अध्यात्म से ओलंपिक मेडल जीतने का यह कनेक्शन देखकर आज पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। आपको यह भी बताता हूं कि किस तरह केंद्र सरकार ने मनु भाकर की ट्रेनिंग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें दुनिया के कई देशों में शूटिंग के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया ताकि देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत सके। ये जो नरेंद्र मोदी का नया विजन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे खिलाड़ियों को बेस्ट ट्रेनिंग मिले, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार खर्च करती है, उसका आप उदाहरण देखिए। भारत सरकार ने मनु भाकर की ट्रेनिंग के लिए करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। इस ट्रेनिंग में उन्हें जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भेजा गया। इसके अलावा मनु भाकर के कहने पर उनके लिए पर्सनल कोच जसपाल राणा को हायर किया गया। ओलंपिक से ठीक पहले मनु भाकर को अपने कोच जसपाल राणा के साथ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूरोप के देश लग्जमबर्ग भेजा गया। इस ट्रेनिंग के लिए एडवांस्ड वेपन्स, जिसमें गन्स और पेलेट्स यानी गोली प्रोवाइड की जाती है, वो की गई। यानी मनु भाकर की जीत को लेकर इस बार सरकार से लेकर परिवार तक हर कोई इसीलिए कॉन्फिडेंट था। यह वो देश है जहां क्रिकेट छोड़कर बाकी खिलाड़ियों को तो कुछ समझा नहीं जाता था। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद वो पूरी तस्वीर बदल दी और खिलाड़ियों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई एक जमाने में ऐसे लोग, ऐसे शूटर भी थे, कहते थे कि भाई इतनी महंगी है, इतना महंगा ये गेम है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज सरकार मदद करती है तो लोग कर पा रहे हैं। पिछले टोक्यो ओलंपिक में बाहर हो जाने के बाद भी मनु भाकर का आत्मविश्वास हिल गया था, लेकिन उनकी मां ने इस हार को भुलाने के लिए कई ऐसे काम किए जिससे मनु का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा। देखिए मां की भूमिका क्या होती है। हुआ क्या था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान भारत की नंबर 1 महिला शूटर कही जाने वाली मनु भाकर की पिस्टल अचानक खराब हो गई बीच इवेंट में।
क्वालिफाइंग राउंड में मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे, लेकिन तभी उनकी पिस्टल ही खराब हो गई। इस दौरान मनु भाकर पूरे 20 मिनट कोई निशाना ही नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से फाइनल की रेस से बाहर हो गई। अब किसी को भी सेटबैक लगेगा। मनु भाकर को बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद जब वो भारत लौटी तो इतनी उदास हो गई कि उनकी मां सुमेधा भाकर को बड़ी चिंता होने लगी कि बेटी का क्या होगा भाई, ये तो इतनी डिप्रेशन में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया कि मनु भाकर की पिस्टल ही छुपा दी कि ना मनु पिस्टल को देखेगी, ना उसे अपनी हार याद आएगी और वो अगले गेम पर फिर फोकस कर पाएगी। तो देखिए कैसी कैसी चीजें होती हैं, मां की क्या भूमिका होती है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसकी हेल्प करो। तो आज की डेट में मां का योगदान है, सरकार का योगदान है, सनातन का योगदान है, इस देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है कि मनु भाकर एक मेडल ले आई हैं, दूसरा लाने की कगार पर खड़ी हैं और भारत इस ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसकी सबको उम्मीद है।